नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां अमित शाह की रैली में शासकीय पैसे का हुआ दुरुपयोग। आगे जानेंगे कहां 2 दिवसीय गुजराती गरबों का हुआ आयोजन और कहां विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत में किया लोकार्पण। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भिंड से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह की 16 अक्टूबर को ग्वालियर में हुई जनसभा में जबरन भीड़ जुटाने के लिए मध्य प्रदेश परिवहन निगम की बसों और आरटीओ के माध्यम से बड़ी संख्या में प्राइवेट बसों से लोगों को सभा स्थल तक पहुंचाया गया। एक दिन पहले प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायत के सचिवों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दबाव बनाकर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। ये आरोप आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर भाजपा भीड़ जुटा रही है। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के द्वारा सरकारी मशीनरी और धन का दुरुपयोग इस कदर किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पोषण आहार, जो बच्चों के लिए स्कूल में खाना बनाने के लिए काम आता है, उसका प्रयोग रैली में जाने वाले लोगों के खाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज जिस प्रकार से ग्वालियर में अमित शाह की जो रैली आयोजित की गई, उसमें शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया गया। प्रधानमंत्री पोषण आहार का, जो बच्चों के लिए भोजन बनाने के काम आता था, उसका उपयोग रैली में जाने वाले लोगों के लिए खाने के पैकेट के रूप में किया गया। प्रशासनिक दबाव के चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने और जिला परियोजना अधिकारी के नाम से, कलेक्टर के नाम से दबाव पूर्वक स्व सहायता समूह के द्वारा जो खाना बनाया जाता, उन लोगों के ग्रुप में बाकायदा निर्देश दिया गया। ये कलेक्टर साहब का आदेश है कि हर रैली में हर बस पर जहाँ जहाँ केंद्र बनाए गए थे वहाँ बसें लगाई गई और उस एक एक बस पर 100 खाने के पैकेट और 100 बोतल पानी की, 1 लीटर की बिस्लरी की देने का आदेश दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, माननीय विधायक जी से, माननीय यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से, जो बच्चों का पैसा था, जिस शासकीय पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है और उनके बच्चों के पोषण आहार का पैसा आप रैलियों में उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये घोटाला है और जिला प्रशासन स्वयं इसमें दबाव में आकर प्रशासनिक दबाव के चलते स्व सहायता समूह पर दबाव बनाया और उन पर खाने के पैकेट बनाने का काम करवा रहे हैं। और रैली के लिए जो बसों का आवंटन किया गया, जिस तरह आरटीओ के द्वारा आमंत्रण किया, आखिर ये किस मत से इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है। निश्चित तौर पे एक निजी कार्यक्रम के लिए, एक ग्वालियर में रैली के लिए जिस तरह से सरकारी पैसे का और जो बच्चों के पोषण आहार के पैसे का बंटाढार किया गया है, अब 15 दिन तक उनको भोजन नहीं मिलेगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा। निश्चित तौर पे ये गलत हो रहा है। जनता आने वाले समय में 2023 विधानसभा में इसका जवाब देने का काम करेगी। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर में गुजराती गरबा मंडलों द्वारा एक के बाद एक मनमोहक प्रस्तुतियों से प्रारंभ हुआ 2 दिवसीय भव्य गरबा कार्यक्रम का रविवार को समापन हुआ। कार्यक्रम के संचालक गोविंद भाई पटेल ने बताया कि समाज द्वारा पिछले 15 वर्षों से नवरात्रि के पश्चात गरबों का आयोजन किया जाता है, जो सभी गुजराती भाई बहनों के पारिवारिक मनोरंजन, गुजराती परंपरा एवं संस्कृति को मजबूत करने का कार्य करता है। इस वर्ष समाज को 100 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का उत्साह दोगुना हो गया। इस दौरान 25 गरबा मंडलों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रत्येक गरबा मंडल के प्रतिनिधियों एवं प्रतिभागियों और संचालकों को गुजराती समाज द्वारा निःशुल्क लहाड़ी वितरित की गई। साथ ही गरबा प्रस्तुतियों के समापन पश्चात पंडाल में उपस्थित समस्त दर्शक, महिलाओं एवं बालिकाओं को उपहार भी वितरित किए गए। ये गरबा प्रस्तुति प्रतिवर्ष किया जाता है। कल भी 25 टीम ने भाग लिया और आज भी 25 टीम भाग ले रही है। और आज हमारे चीफ गेस्ट है डॉक्टर अमित सोलंकी, आई स्पेशलिस्ट, और एक अश्विन भाई गोयल जी। जो गरबे में बालिकाएं यहाँ करती है उसको हम पुरस्कृत करते हैं और उसके साथ साथ आज दूसरे दिन समापन रहता है, उस दिन जो देखने आते हैं उसे भी हम गिफ्ट देकर पुरस्कृत करते हैं। आने वाले समय में हमें ऐसा लग रहा है कि टीमें बढ़ रही है। तो कल ही हमारे मानद महामंत्री पंकज भाई ने कहा था कि ऐसा होगा तो अगले 3 दिन करेंगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 2 दिन में पार्टिसिपेट ज़्यादा होने से आने वाले समय में 3 दिन का करना पड़ेगा। बच्चियों का उत्साह बढ़ा रहे, समाज का ऐसे गेट टुगेदर मिलता रहे। हम समाज में ऐसे ही लगे रहते हैं और हमारे आज पूर्वाध्यक्ष कल भी आए थे, आज भी आए थे, उनका हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है और समाज
ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर अग्रसर रहता है। समाज को 100 वर्ष भी पूर्ण हाँ, समाज को 2023 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसकी तैयारियां भी बहुत चल रही है। आने वाले 2023 में हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कैलेंडर वाइज जनवरी से दिसंबर 2023 तक चलेगा। उसमें सभी को हम शामिल करके एक बड़ा महोत्सव हम करने जा रहे हैं। स्वर्णिम वर्ष 100 वर्ष का गुजराती समाज इंदौर का। गोविंद पटेल, उपाध्यक्ष श्री गुजराती समाज इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। 37वें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के 2 दिवसीय नेशनल कन्वेंशन एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को हुआ। इस दौरान सांसद इंजीनियर शंकर लालवानी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष इंजीनियर आरपी गौतम एवं सचिव इंजीनियर दीपक शाह ने बताया कि इस अवसर पर पूरे भारत से चयनित 4 प्रख्यात सिविल इंजीनियरों के साथ 6 युवा सिविल इंजीनियरों का सम्मान भी किया गया है। वहीं ख्याति प्राप्त प्रोफेसर एवं इंजीनियर्स द्वारा मिट्टी की संरचना का विश्लेषण विषय पर शोध पत्र एवं सिविल इंजीनियरिंग के भविष्य और वर्तमान पर भी अपने विचार प्रकट किए गए। साथ ही निर्माण की नई तकनीकें जिनमें साइट के बजाय भवन निर्माण का कार्य एक फैक्ट्री उत्पादन की तरह होने की प्रणाली के फायदों पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरान विश्व की सबसे ऊंची नाथ द्वारा में निर्मित 351 फुट शिवा मूर्ति पर बहुत ही स्मरणीय उद्बोधन भी प्रस्तुत किया गया। प्रोग्राम आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ हमारा और उसका उद्घाटन सत्र में श्री लालवानी जी थे मुख्य हमारे अतिथि, और उसमें हमारे जो देश के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के अध्यक्ष हैं वो थे, अध्यक्षता उन्होंने की, और बाकी हमारे इंदौर लोकल सेंटर के लोग सारे थे उसमें। और उसमें अवार्ड दिया गया एमिनेंट इंजीनियर्स का और यंग इंजीनियर्स का। और जो हमारे कौन सा लेक्चर था? कृष्णा मेमोरियल। हाँ, कृष्णा जय कृष्ण मेमोरियल लेक्चर में नीलिमा सत्यम ने IIT से स्पीच दी थी। इसके साथ साथ यहाँ पे किस तरीके की चर्चा विषय पे हो रही है, क्या आयोजन? इसके साथ साथ टेक्निकल सत्र चल रहे हैं अभी। एक टेक्निकल सत्र में मिस्टर इंजीनियर अभय गुप्ता उन्होंने दिया। उसमें जो इंजीनियरिंग की भविष्य क्या है, भविष्य में सिविल इंजीनियरिंग का क्या भविष्य है, उसके ऊपर बातचीत की। और उसमें बताया कि आगे इन सिविल इंजीनियरिंग कहाँ तक जाएगा, इंक्लूडिंग डिजिटल का यूज़ करके कैसे आगे तक सिविल इंजीनियरिंग जाएगा और क्या क्या टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और उस टेक्नोलॉजी से हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने शिव का मॉन्यूमेंट बताया जो कहाँ पे है, नाथ द्वारा में है। तो वो सबसे बड़ी भव्य मूर्ति है दुनिया की शिव की, और काफ़ी अच्छी बनी है। उसको 4 साल लगे हैं बनने में। उस तरह का उन्होंने बताया था। और मेरा नाम राजेंद्र गौतम है। मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ, लोकल सेंटर का, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का। इंदौर में आज 37वें राष्ट्रीय सिविल इंजीनियरिंग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो कि 2 दिन 16 और 17 अक्टूबर 2 दिन यहाँ पर चलने वाला है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पे पूरे देश से करीब मतलब 150 से 200 इंजीनियरों का यहाँ पे जमावड़ा हुआ है। और ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसमें साथ में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जो कि नई तकनीकें और उसके साथ में उसका भूकंपीय सरोकार के ऊपर फोकस्ड है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए करी गई है कि जितनी भी नई विधाएं आती है, हर फील्ड में आती है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में जो नई विधाएं आ रही हैं उसमें क्या क्या नयापन आ रहा है, उसमें कई जो जगह पे उसके ऊपर काफ़ी कार्य होते हैं। तो वो कार्य सब यहाँ पे आके सब लोग बताते हैं, अपने अपने लेक्चर प्रस्तुत करते हैं, और जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी और दूसरे लोगों को भी इसके विषय में जानकारी मिलती है और इसका किस तरह से उपयोग किया जाए इस बारे में चर्चा होती है। जैसे अभी हमारे उद्घाटन सत्र में जो विशेष अतिथि जो थे शंकर लालवानी जी थे, और उसके बाद उन्होंने
अपने उद्बोधन में तो हमको शुभकामनाएं दी ही, साथ ही ये भी बताया कि इस तरह के जो नई विधा होती है उस पर, जैसे एक स्मार्ट हाउसिंग जो इंदौर में भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके ऊपर उस स्टील के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जो है खाका तैयार किया जाता है और उसको बहुत ही इकोनॉमिकल वे में किया जाता है। तो इस तरह की नई नई विधाओं के ऊपर पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती है। एक हमारे जो शुरू के सत्र में है, हमारे डॉक्टर अभय गुप्ता है, जिनको कि इमिनेंट इंजीनियर का अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने लॉर्ड शिवा का जो मूर्ति वहाँ बनी है नाथद्वारा में, उसके ऊपर फोकस करके एक पूरा पौन घंटे का पूरा एक लेक्चर दिया। और फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आगे सिविल इंजीनियरिंग में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमको दी। जी, आपका परिचय? मैं दीपक शाह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, इस पूरे आयोजन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ मैं। ये जो कन्वेंशन था, ये हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सिविल इंजीनियरिंग जो डिवीज़न है उसका ये कन्वेंशन था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम लोग जो रीसेंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो सिस्मिक कंसर्न है, भूकंप को लेके जो हमारी चिंताएं हैं, जो अभी नेचुरल डिज़ास्टर होते रहते हैं, वो सारी चीज़ों को लेके हमने एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग, हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग। इसमें एक पार्ट था हमारा जिसमें हमने एमिनेंट इंजीनियर्स को फेलिसिटेट किया। देश भर से हमने 4 इंजीनियर्स को सिलेक्ट किया था, जो कि एक बड़ा रिगरस प्रोसेस होता है, उसमें हमने उनको फेलिसिटेट किया। यंग इंजीनियर्स जिनकी आयु 35 साल से नीचे हैं, उनको हमने फेलिसिटेट किया। और अभी हमारे सेशंस कंटिन्यूस चल रहे हैं, डिफरेंट 4 थीम में हमने डिवाइड किया हुआ है और उसमें हमारे ये पेपर प्रेजेंटेशन अभी चल रहे हैं। हमको पूरे देश से 40 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर और हमको मिले हैं। उसमें से हम केवल 12 ही पेपर हमने सिलेक्ट किए हैं प्रेजेंटेशन के लिए। बाकी के जो पेपर्स हैं वो हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे सर ने बताया कि मेमोरियल लेक्चर एक हुआ, एक रीसेंट ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी पे सेशन था जो अभय गुप्ता जी ने लिया था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड की जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है लॉर्ड शिवा की नाथद्वारा के पास, उसको उन्होंने पूरा प्रेजेंट किया, किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया, उसके लिए कहाँ कहाँ रिसर्च किया। जैसे विंड टर्बुलेंस को लेके वो जो रिसर्च हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उस रिसर्च को उन्होंने यहाँ अप्लाई किया। सो इस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म से जितने भी प्रोफेशनल्स और यंग इंजीनियर्स हैं, इनको हम बहुत सारी जो नई टेक्निक्स हैं उससे हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। देश भर से हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के जो डिवीज़न बोर्ड के मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पर हैं अभी, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीटिंग अभी उनकी चल रही है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बाकी के जो सिविल इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको मैं कन्वे करना चाहूँगी कि कल भी हमारा ये इवेंट रहेगा। यदि वो इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल यहाँ आकर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। मैं डॉक्टर शिल्पा त्रिपाठी, मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के केमिकल डिवीज़न में चेयरमैन। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां डलमऊ रायबरेली में 4 मंजिला की इमारत बनाने के लिए शटरिंग का काम कर रहा था एक युवक, और बगैर सुविधा के सारा काम चल रहा था। वहीं लगभग 8:30 बजे युवक जब काम पर चढ़ा तभी 4 मंजिला से वो डगमगा कर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली के पखरौली का है ये पूरा मामला। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर सागर से है, जहां विधायक प्रदीप लारिया नरियावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसोरिया पथरिया में लोकार्पण के लिए पहुंचे। परसोरिया सरपंच अब्दुल द्वारा सैकड़ों ग्रामीणों के साथ विधायक का भव्य स्वागत किया गया और गाजे बाजे के साथ पटाखे भी फोड़े गए। विधायक प्रदीप लारिया के साथ रुद्र प्रताप सिंह क्षेत्र के अनेक सरपंच भी साथ पहुंचे। विधायक ने सभा को संबोधित किया एवं उज्ज्वल योजना के हितग्राहियों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मेरे लिए परसोरिया एवं पूरा हमारा क्षेत्र मतदाता नहीं परिवार है, इसलिए हम परिवार ही मानते हैं, तभी आज इतना जनसैलाब दिख रहा है और लोगों की लोकप्रियता हमारे लिए दिखती है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।